ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट मिलते जुलते शब्द हैं पर डिफरेंस है यहाँ पे। इकोनॉमिक ग्रोथ को हम हिंदी में बोलते हैं आर्थिक समृद्धि और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हम बोलते हैं आर्थिक विकास। तो जरूरी नहीं है कि हमारे देश का जीडीपी बढ़ रहा है तो लोगों की लाइफस्टाइल भी इंप्रूव हो रही है। तो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, आर्थिक समृद्धि हो रही है तो आर्थिक विकास भी हो रहा है। पर मोस्टली ये होता है कि अगर जीडीपी बढ़ रहा है तो लोगों की लाइफ भी इंप्रूव हो रही है, और लोगों की लाइफ इंप्रूव होती है तो हमारा जीडीपी भी बढ़ता है। ये इंटरलिंक्ड है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? इट इज द इंक्रीज इन द रियल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द कंट्री। अब कितना कंट्री उत्पादन कर रही है वो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ है, आर्थिक समृद्धि। एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज चेंजेस इन इनकम, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट along with progressive changes in society। लोगों की पर कैपिटा इनकम कितनी बढ़ रही है, उनकी सेविंग्स कितनी बढ़ रही है, और उनके लाइफ में, सोसाइटी में सोशल चेंजेस कितने आ रहे हैं, वो सब इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आएगा। तो ये हमारा क्वांटिटेटिव टर्म है जिसे हम नंबर से नाप सकते हैं, और ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ये हमारा क्वालिटेटिव मेजर है, क्वालिटेटिव टर्म है, गुणात्मक है। ये इसको हम नंबर से, संख्या से नाप सकते हैं, इसको हम गुण से, गुणात्मक तरीके से नापेंगे। क्वालिटेटिव फैक्टर्स क्या क्या है इसको नापने के? रियल जीडीपी में इंक्रीज, पर कैपिटा इनकम में इंक्रीज, एम्प्लॉयमेंट कितना परसेंटेज बढ़ गया, वो सब हम इससे नापेंगे। एंड इसको हम कैसे नापते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट को? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हमारे देश का कितना है, लिटरेसी रेट कितना पहुंच गया है, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट कितना घट गया है, इन सब चीजों से हम नापेंगे हमारा न्यूट्रिशन लेवल कितना बढ़ चुका है। तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि हमारे जो ये दो शब्द थे, जो दो टर्म्स थे, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये लिंक्ड हैं, और इकोनॉमिक ग्रोथ को हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक पार्ट बोल सकते हैं। तो ये एक पार्ट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के और आयाम भी हैं, जैसे सोशल डेवलपमेंट, जिसमें आपका लिटरेसी आ गया, जेंडर इक्वालिटी आ गया, न्यूट्रिशन, ये सब आ गया आपका सोशल डेवलपमेंट में। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भी आ गया, कल्चरल डेवलपमेंट, इसमें अपनी भाषा का आप कितना अच्छे से आप उसको कंजर्व कर पा रहे हो, और क्या क्या कल्चरल चीजें आपके देश में प्रोड्यूस हो रही हैं, लोग कितना पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं, क्या वो इंक्लूसिव है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर कितना आपका डेवलप हो रहा है, रोड, रेलवे, सड़क। अगर हम चाइना से कंपेयर करें तो लद्दाख में, जैसे हम देख रहे थे, इंडियन बॉर्डर के इस तरफ चाइना ने बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया, पर इंडिया नहीं कर पाया। उत्तराखंड में तो अभी हम चारधाम रोड वाइडनिंग के लिए ही हम कोशिश कर रहे हैं। फिर एनवायरनमेंट हमारा कितना अच्छा है, सबके पास साफ शुद्ध जल है, शुद्ध वायु है कि नहीं। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ वाइडर कंसेप्ट। हमारे मोटा मोटा 3 तरह के इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं। उनको समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि हमारे जो 3 सवाल हैं उनको कैसे आंसर किया जाता है, और 3 सवाल क्या हैं। पहला सवाल है, फर्स्ट इज व्हाट टू प्रोड्यूस। इकोनॉमी में हम किस चीज का उत्पादन करें, हाउ टू प्रोड्यूस, किस तरह से प्रोड्यूस करें, मतलब हम लेबर का ज्यादा इस्तेमाल करें या टेक्नोलॉजी का ज्यादा इस्तेमाल करें, हम किस तरह से प्रोड्यूस करें चीजें। तीसरा सवाल हमारा है, जो हमने प्रोड्यूस किया, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट दैट। अब डिस्ट्रीब्यूशन हम मार्केट पे छोड़ दें या गवर्नमेंट डिसाइड करेगी इसको इतना मिलना चाहिए, इसको इतना मिलना चाहिए, तो हम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करें। तो ये हमारे जो 3 सवाल हैं, इनको कोई इकोनॉमी किस तरह से आंसर करती है उस पर डिपेंड करता है कि वो इकोनॉमी कैसी है। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या कहती है, वो ये 3 क्वेश्चन को मार्केट फोर्सेस में छोड़ देती है। वो कहती है कि मार्केट डिसाइड करेगा कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है, और मार्केट किस बेसिस पे डिसाइड करेगा, जिस चीज की डिमांड है।
जो डिमांड में है वही प्रोड्यूस करेगा। और दूसरी एक और चीज देखेगा कि परचेजिंग पावर कितनी है। तो अमीर लोगों के गुड्स तो यहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं क्योंकि उनके पास परचेजिंग पावर है, उनके पास पैसा है। पर जैसे गरीब लोग हैं उनके लिए मकान शायद यहाँ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कोई रियल एस्टेट बंदा नहीं बनाए। तो यहाँ पे नेग्लेक्ट हो जाता है ऐसे लोगों का जिनके पास परचेजिंग पावर नहीं है। और किस तरह से प्रोड्यूस करें वो भी ये मार्केट फोर्सेस पे छोड़ देते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। तो मार्केट फोर्सेस पे कैसे छोड़ देते हैं, मार्केट डिसाइड करेगा जो सस्ता पड़ रहा है। अगर उनको लेबर सस्ता पड़ रहा है तो लेबर का ज्यादा यूज होगा, जैसे चाइना में होता है। अगर उनको टेक्नोलॉजी मशीन के थ्रू ज्यादा सस्ता पड़ रहा है तो वो मशीन्स का यूज करेंगे। और डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे वो भी ये मार्केट फोर्सेस पे छोड़ देते हैं। तो पहला तो हमारा ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो गई। और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की खास बात होती है वहां पे प्राइवेट प्रॉपर्टी का सिस्टम होता है। मतलब आप अपनी जमीन आपके नाम पे, आपकी प्रॉपर्टी आपके नाम पे आप खरीद सकते हो। तो ये खास बात होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की। फिर हमारी आ जाती है सोशलिस्ट इकोनॉमी। अब सोशलिस्ट इकोनॉमी में ये जो तीनों सवाल हैं हमारे, वो कौन डिसाइड करता है, गवर्नमेंट। पूरा गवर्नमेंट के अधीन है। तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि हमें प्रोड्यूस क्या करना है। इस बार हमें खेती में चावल ज्यादा प्रोड्यूस करना है या दालें ज्यादा प्रोड्यूस करना है, तो ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। और सोशलिस्ट इकोनॉमी तो बहुत स्ट्रिक्ट होती है, वो अपना ये भी फिक्स कर देती है कितना अमाउंट प्रोडक्शन होना है। जब यूएसएसआर रशिया था उस टाइम पे वो ये तक भी फिक्स करते थे कि कितना अमाउंट प्रोडक्शन होना है। और गवर्नमेंट कैसे डिसाइड करती थी, गवर्नमेंट देखती थी कि सोसाइटी को किस चीज की जरूरत है अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द सोसाइटी। तो हम यहाँ पे मान लेते थे कि गवर्नमेंट को इतनी समझ है कि सोसाइटी को क्या जरूरत है, तो वो गवर्नमेंट प्रोड्यूस करेगी। और कैसे प्रोड्यूस करना है वो भी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। और डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है वो भी गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी। तो हमारी सोशलिस्ट इकोनॉमी है। अब यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी का कोई कंसेप्ट नहीं है, जैसे यहाँ पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में था। यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट नहीं है। तो इससे क्या होता था, जो लोग, रशिया का अगर हम केस लें तो वहां पे लोग मोटिवेटेड फील नहीं करते थे। क्योंकि अगर वहां पे सरकार ने, खेती में लगे हुए लोग हैं तो उनको कोई फायदा नहीं, उनको कुछ फायदा नहीं है कि वो अपना एक्स्ट्रा टाइम दे। उनको कोई लाभ नहीं है ना उनको नुकसान है कुछ लोगों को। तो वो ज्यादा देख नहीं देते। ये एक कारण ये भी था कि सोशलिस्ट इकोनॉमी फेल्ड। फिर इंडिया ने जब देखा कि रशिया का तो ये हाल हुआ, तो इंडिया ने, और मार्केट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की अपनी कमियां हैं कि वो जिनके पास पैसे नहीं है उनके लिए काम नहीं करते हैं, डिमांड के हिसाब से काम करते हैं। तो भारत जब आजाद हुआ तो हमने एक मिक्स्ड इकोनॉमी अडॉप्ट की। हमने दोनों की अच्छाइयां, अच्छी अच्छी चीजें ले ली और बुरी बुरी चीजें दोनों की छोड़ दी। तो यहाँ पे हमारे मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता था कि मोस्टली हमने मार्केट फोर्सेस पे छोड़ दिया था, पर कुछ ऐसी सुविधाएं या वस्तुएं थी जो मार्केट नहीं प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसको वहां पे गवर्नमेंट प्रोड्यूस करेगी और गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो ये हमारे 3 तरह के इकोनॉमिक सिस्टम है। हम अपने इकोनॉमी को सेक्टर्स में, क्षेत्रों में विभाजित कर सकते हैं। वैसे तो मेन 3 ही क्षेत्र हैं, प्राइमरी प्राथमिक क्षेत्र, सेकेंडरी द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा टर्शरी क्षेत्र। अब ये क्वार्टरनरी और क्विनरी टर्शरी का ही पार्ट माना जाता है, पर अब इनकी इंपॉर्टेंस हमारी इकोनॉमी में बहुत बढ़ गई है तो हम इनको अलग से भी पढ़ते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। हम संसाधनों का जब उपयोग करते हैं, उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे खेती में या रॉ मटेरियल माइनिंग हमारा आ गया, उसमें फॉरेस्ट्री आ गया। तो ये सारा हमारा प्राथमिक क्षेत्र है, जिसको हम रेड कॉलर वर्कर्स भी एक बोला जाता है, उनको रेड कॉलर वर्कर्स। फिर हमारा आता है सेकेंडरी क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र। अब हमने जो रॉ मटेरियल कलेक्ट किया था प्राइमरी क्षेत्र में, उसको यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो इनको ब्लू कॉलर वर्कर्स भी बोलते हैं। इसमें कैसी एक्टिविटीज आ जाती है, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग ऑफ मटेरियल्स, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, मल्टीनेशनल कंपनीज, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, ये हमारा सेकेंडरी क्षेत्र है। तो हम कह सकते हैं कि ये मैन्युफैक्चरिंग, इसको हम मोटा मोटा हम ऐसे कह सकते हैं एग्रीकल्चर,
और इसको हम कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग, और तीसरे को हम कह सकते हैं टर्शरी को सर्विस सेक्टर। तो टर्शरी तृतीयक या सेवा क्षेत्र, इसको व्हाइट कॉलर जॉब्स भी बोलते हैं। यहाँ पे आपकी सर्विसेज, डिस्ट्रीब्यूशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस प्रोवाइड करना, कम्युनिकेशन सर्विस, ट्रांसपोर्ट सर्विस, तो आपका ये जो फोन, जियो वगैरह ये सब सर्विस बेस्ड टर्शरी में आता है। फिर क्वार्टरनरी, चतुर्धार्तुक क्षेत्र, नॉलेज सेक्टर। अब इस टाइम की इकोनॉमी को हम कहते हैं नॉलेज इकोनॉमी, क्योंकि यहाँ पे इस इकोनॉमी में इस टाइम पे विश्व में सबसे बड़ा तबका नॉलेज सेक्टर में इंगेज्ड है। तो इस तरह की इकोनॉमी को हम नॉलेज इकोनॉमी कहते हैं। तो यहाँ पे कैसे लोग आ गए, म्यूचुअल फंड मैनेजर्स, टैक्स कंसल्टेंट, आपने अपना टैक्स भरना है आप उनके पास गए, थिएटर, अकाउंटेंट्स, तो ये सब नॉलेज सेक्टर का पार्ट है, जिनका मेन काम है कुछ नॉलेज की चीजें, कुछ कंटेंट क्रिएट करना। तो मोस्टली लोग अभी कंटेंट क्रिएशन इसी में ही इन्वॉल्व हैं ज्यादातर। फिर क्वीनरी सेक्टर आ जाता है, इसमें ऐसे लोग आते हैं जो सबसे हाईएस्ट लेवल पे डिसीजन मेकर्स हैं, इनको गोल्ड कॉलर भी बोलते हैं। इसमें आ जाते हैं आपके सीनियर मैनेजमेंट, किसी कंपनी का सीईओ आ गए, आईएएस ऑफिसर्स आ गए, साइंटिस्ट, सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट आ गए। तो ये आपका क्वीनरी सेक्टर है। तो अगर हम देखें ये वाला जो प्राइमरी सेक्टर है, ये किसी एक एरिया से लिंक्ड होता है। मतलब अगर खेती की जमीन जहां पे है, ये वहीं पे काम कर सकते हैं, कहीं और जाके काम नहीं कर सकते। तो ये दे आर टाइड टू देयर रिसोर्सेज। अब जहाँ पे माइनिंग, कोल का भंडार इंडिया में जहां पे है, तो कोल माइनिंग एक्टिविटी, प्राइमरी एक्टिविटी वहीं पे होगी। तो ये दे आर टाइड टू रिसोर्सेज एंड लोकेशन ऑफ मार्केट्स। और ये चीज यहाँ पे धीरे धीरे कम होती रहती है। और ये एक्टिविटी जो है टर्शरी एक्टिविटी, इट कैन बी आउटसोर्स, मतलब हम अपने देश से बाहर इसको आउटसोर्स कर सकते हैं किसी भी सर्विस को। जैसे हमारे देश में बीपीओ बहुत सारे स्टैब्लिश किए गए हैं, कस्टमर कॉल ये सब करना, और केपीओ नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, एलपीओ भी होता है, उसी का ही पार्ट है, लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो ये सब हम अपने देश से बाहर आउटसोर्स कर सकते हैं। पर क्या हम ये चीजें खेती को आउटसोर्स कर सकते हैं? नहीं कर सकते। माइनिंग को कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इनको हम नहीं कर सकते, इसको हम कर सकते हैं। तो जो यहाँ पे है टर्सरी सेक्टर में, यहाँ इन चीजों को आउटसोर्स किया जा सकता है, पर प्राइमरी में नहीं किया जा सकता। और ये जो क्वीनरी, क्वार्टरनरी है, इनकी कुछ कुछ चीजों को किया जा सकता है, सब कुछ को नहीं किया जा सकता इनमें से। सब कुछ को